हाय गाइस, दिस इज़ वेद और एक बार फिर मैं आपके सामने एमसीक्यू का एक नया एडिशन लेके आया हूँ। आज जो मैं आपको टॉपिक कराने वाला हूँ जिसके ऊपर मेरा एमसीक्यू बेस्ड है वो है फिजिकल पॉलिसी एंड बजट पे ये मैं करा रहा हूँ। आज का जो मैं सेशन कराने वाला हूँ वो सिर्फ सेबी ग्रेड ए के लिए नहीं, यूपीएससी के जो एस्पायरेंट्स हैं और जिन्हें आरबीआई ग्रेड बी देना है उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे सवाल आते ही आते हैं। ठीक है, और ये जो मैं आज का जो सेशन करा रहा हूँ ये करंट ओरिएंटेड बेस्ड है और इसमें बजट के सवाल हैं और फिजिकल पॉलिसी की जो थ्योरीज होती हैं वो भी है, तो दोनों इंक्लूड करके मैं इसको आपको बताऊंगा। इससे पहले कि आप ये सेशन इस ये जो सारे सवाल मैं आपको दे रहा हूँ वो करें, इससे पहले मैं डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो दे रहा हूँ जो कि फिजिकल पॉलिसी और बजट पे बेस्ड है, उसको आप देख लीजिए। उसके बाद ये वाला आप जो भी मैं सवाल करा रहा हूँ उसको आप करिए, तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज मैं इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूँ आपसे ये मेरा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, बीच में कहीं छोड़िएगा मत, अदरवाइज़ फिर आपके लिए थोड़ी दिक्कत होगी, काफ़ी सारी चीज़ें फिर छूट जाएंगी। तो शुरू से लेकर अंत तक देखो आप इसको। ठीक है, तो चलो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल हमारा ये है फिजिकल पॉलिसी टारगेट्स। फिजिकल पॉलिसी टारगेट नंबर 1, जीडीपी ग्रोथ, मनी सप्लाई, लिक्विडिटी, रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक्सपोर्ट प्रमोशन, अनएम्प्लॉयमेंट। इनमें से फिजिकल पॉलिसी के टारगेट क्या क्या हैं? आंसर इसका होगा जीडीपी ग्रोथ होता है, मनी सप्लाई नहीं होता, लिक्विडिटी नहीं होती, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता, एक्सपोर्ट प्रमोशन होता है और अनएम्प्लॉयमेंट होता है। तो 1, 5 एंड 6, तो 1, 5 एंड 6 कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन ई में, तो ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा। अब इसको देखिए, एक्सप्लेनेशन में आंसर है ई। और फिजिकल पॉलिसी के टारगेट क्या क्या होते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट होता है, फिर एग्रीगेट डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होती है, जीडीपी का ग्रोथ रेट होता है, एक्सपोर्ट प्रमोशन होता है और कभी कभी इन्फ्लेशन भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, कॉरपोरेशन टैक्स इज चार्ज ऑन। कॉरपोरेशन टैक्स किस चीज़ के ऊपर लगता है? इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन, सेल्स, इनकम या प्रॉफिट? तो आंसर इसका होगा इनकम। ये इनकम के ऊपर लगता है। ठीक है, इनकम में आपकी क्या क्या आ जाती है? इनकम में आपका आता है प्रॉफिट प्लस जो भी कंपनी है, कंपनी के जो भी रेंट से होती है, कंपनी के पास अगर कोई एसेट है या कोई ज़मीन है या कोई मकान, कोई बिल्डिंग है, उससे जो रेंट मिलता है वो रेंट है, वो उसकी इनकम होती है। कैपिटल गेन होता है उससे, वो उसकी इनकम में जुड़ता है। तो ये सारे इनकम जो होते हैं ना, इनको हम जब जोड़ के टोटल जब हमारा इनकम आ जाता है तो उसकी इनकम के ऊपर कॉरपोरेशन टैक्स लगता है। देन डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स यानी कि डीडीटी। डीडीटी इज चार्ज ऑन अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, सेल्स, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, कैपिटल गेन या फिर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन पे। आंसर होगा इसका सी, ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड, ये डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट के ऊपर लगता है। प्रॉफिट जो होता है, अगर प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया तो उसको कहते हैं हम अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ठीक है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट के ऊपर नहीं लगता है, न ही की सेल पे लगता है, न कि कैपिटल गेन पे लगता है और न ही सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन। ये होगा आपका जो भी प्रॉफिट होता है वो अगर शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट जिसको किया जाता है उस प्रॉफिट के ऊपर ये लगता है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। टैक्स चार्ज ऑन प्रॉफिट बाय बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द शेयर। आपने अगर कोई शेयर बाई किया है, उसको फिर सेल किया है, उसके ऊपर जो आपको प्रॉफिट होती है उस प्रॉफिट के ऊपर जो टैक्स लगता है उसको क्या बोलते हैं हम? एसटीटी बोलते हैं, एमएटी बोलते हैं। एसटीटी का मतलब सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, एमएटी का मतलब मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, सीजीटी का मतलब कैपिटल गेन टैक्स, टैरिफ होता है या फिर ऑक्ट्रॉय। इनमें से क्या होता है? इनमें से होगा आंसर सी, कैपिटल गेन टैक्स। जब भी आप कोई शेयर खरीदते हो फिर उसके बाद जब सेल करते हो तो जो आपका गेन होता है ना, जो आपका गेन होता है, जो प्रॉफिट होता है, उसको हम कहते हैं कैपिटल गेन।
तो जो कैपिटल गेन के ऊपर जो टैक्स लगता है उसको कहते हैं हम कैपिटल गेन टैक्स, CGT। फिर क्वेश्चन नंबर 4, करेंट रेट ऑफ DDT डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स इज 24.4%, 20%, या फिर एबॉलिश कर दिया गया है इसको, या फिर 15%, या फिर 10% प्लस सेस। आंसर इज एबॉलिश्ड। ठीक है, इसको ख़त्म कर दिया गया। अभी का जो 2020 और 21 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसके लिए जो बजट प्रस्तुत किया गया फाइनेंस मिनिस्टर ने, उसमें इस टैक्स को ख़त्म कर दिया गया है। ठीक है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स ये क्यों किया गया ख़त्म इसको? in order to increase the attractiveness of the Indian equity market and to provide little जो भी इन्वेस्टर होते हैं उनको रिलीफ देने के लिए ये ख़त्म किया गया है। ठीक है, इसी साल ख़त्म किया गया है ये। अब क्या होगा ना, इसको ख़त्म करने के बाद नया प्रोविज़न ये लाया गया है कि पहले ये होता था कि कंपनीज जो है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले उसके ऊपर टैक्स लग जाता था। जैसे ये रिलायंस है, रिलायंस प्रॉफिट देती है, तो रिलायंस ने अगर 100 करोड़ का प्रॉफिट उसको अपने शेयर होल्डर में बांटना है तो सरकार क्या करती थी, वो 100 करोड़ के ऊपर DDT यानी कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लगा लेती थी। ठीक है, लेकिन अब क्या किया गया है कि वो जो टैक्स था उसको ख़त्म कर दिया गया। अब टैक्स कब लगेगा? अब टैक्स तब लगेगा जब वो 100 करोड़ रुपए सारे शेयर होल्डर में बढ़ जाएंगे। तो जो शेयर होल्डर की इनकम जो बढ़ेगी उस प्रॉफिट की वजह से, तो उस प्रॉफिट के बढ़ने की वजह से जो इनकम होगी उसके ऊपर अब लगेगा, टोटल इनकम के शेयर होल्डर के इनकम के ऊपर लगेगा। ठीक है, तो अब ये हो गया नया प्रोविज़न। इससे होता क्या था ना, जो DDT था इससे होता क्या था, इससे कैस्केडिंग इफेक्ट होती थी। यानी कि एक तो जब एक तो तब टैक्स लगता था जबकि डिविडेंड को भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया, होने वाला है। ठीक है, तो 100 करोड़ के ऊपर लग गया, और जब शेयर होल्डर को वो मिला तो फिर शेयर होल्डर की इनकम पे फिर दोबारा टैक्स लगता था। तो इससे होता क्या था ना कि दो बार टैक्स लगते थे। तो टैक्स के ऊपर जब टैक्स लगेगा तो उसको हम कैस्केडिंग इफेक्ट बोलेंगे। जैसे कि 10% टैक्स लग गया। अब जो 10% लग गया तो 10% का अगर 100% 100 रुपये है तो 100 रुपये का 10% कितना होगा? 10 रुपये। तो 10 रुपये अगर इनकम में जुड़ेगी तो 10 रुपये पे भी मान लो अगर टैक्स लगा दें हम, तो टोटल टैक्स हो गया 11%। तो ये कैस्केडिंग इफेक्ट की वजह से टैक्स जो जहाँ 10% देना था वहाँ 11% दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये कैस्केडिंग इफेक्ट होती थी। तो इस कैस्केडिंग इफेक्ट को, यानी कि दो बार जो टैक्स लग जाता था इसके ऊपर, उसको ख़त्म करने के लिए ये। क्वेश्चन नंबर 5, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स इज एन इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, टैक्स ऑन प्रॉफिट, टैक्स ऑन इनकम। ऑप्शन E, A and C. The answer is C. Minimum alternate tax is a tax on profit. Which of the following is rightly matched? इनमें से कौन सा सही मैच किया गया? A, एक्साइज ड्यूटी ऑन लिकर, डायरेक्ट टैक्स है। स्टैम्प ड्यूटी इनडायरेक्ट टैक्स, STT डायरेक्ट टैक्स। आंसर इज एक्साइज ड्यूटी ऑन लिकर, ये एक तरीका का इनडायरेक्ट टैक्स है, तो ये वाला मैच गलत है। स्टैम्प ड्यूटी है, ये एक तरीके का इनडायरेक्ट टैक्स है, ये बिल्कुल सही है। STT एक डायरेक्ट टैक्स है, ये भी बिल्कुल सही है। तो B and C ऑप्शन किस में है? D में, तो ऑप्शन D सही हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हो कि डायरेक्ट टैक्स में कौन कौन से आते हैं। कॉरपोरेशन टैक्स आते हैं, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स आते हैं, कैपिटल गेंस टैक्स आता है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स आता है, इनकम टैक्स आता है और DDT आता है। इनडायरेक्ट टैक्स में कौन कौन से आते हैं? GST आता है, एक्साइज ड्यूटी ऑन लिकर, व्हीकल टैक्स, एक्साइज ड्यूटी ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, स्टैम्प ड्यूटी एंड बेसिक कस्टम ड्यूटी। क्वेश्चन नंबर 7, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट इन रोड्स, डैम्स, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, एजुकेशन इज ब्लैंक एक्सपेंडिचर बिकॉज इट इज़ ब्लैंक। कौन सा होगा? गवर्नमेंट जो इन्वेस्टमेंट करती है रोड, एयरपोर्ट, एजुकेशन पे, वो किस तरह का एक्सपेंडिचर होता है और वो क्यों होता है? आंसर इज, ये एक तरीका का कैपिटल, आंसर होगा C,
कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। और ये क्यों, किस वजह से होता है? क्योंकि ये एसेट क्रिएट करता है। मैंने आपको वीडियो में बता रखा है, बजट की वीडियो में बता रखा है कि कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर जो कि एसेट क्रिएट करे, ठीक है, उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। ठीक है, तो जब भी सरकार रोड बनाती है, डैम बनाती है, एयरपोर्ट बनाती है, पोर्ट बनाती है, या फिर एजुकेशन पे खर्च करती है, तो इससे क्या होता है? एसेट क्रिएट होता है। और एसेट क्या होता है? एसेट वो चीज़ होती है जिससे कि इनकम जनरेट होती है। ठीक है, तो दिस इज़ वाई, क्योंकि ये कैपिटल एसेट क्रिएट करता है, इस वजह से ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्वेश्चन नंबर 8, डिसइन्वेस्टमेंट इज डन बाय द गवर्नमेंट फॉर द पर्पज ऑफ ब्लैंक। किस पर्पज से करती है? सोशल ओवरहेड कैपिटल के लिए करती है, राइजिंग फंड के लिए करती है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए करती है, मीटिंग फिजिकल डेफिसिट टारगेट के लिए करती है, या फिर BNC। आंसर होगा इसका ई, BNC। फंड रेज करने के लिए करती है। और ये सॉरी, ये ई नहीं होगा, ई गलत आंसर है। ये सिर्फ फंड रेजिंग के लिए करती है, और ये मीटिंग फिजिकल टारगेट्स। तो आंसर क्या होगा? B&D। ये B&D होगा आंसर। ठीक है, ये मैंने गलत यहाँ पे लिख दिया था ऑप्शन ये नहीं होगा, आंसर B&D होगा। एक्सपेंडिचर इन डिफेंस में क्या क्या? मिसाइल, टैंक्स एसेट्रा आर ब्लैंक एक्सपेंडिचर इन नेचर। जो डिफेंस में एक्सपेंडिचर होता है, मिसाइल होते हैं, टैंक्स होते हैं, ये सब चीज़ होती हैं, ये किस तरह का एक्सपेंडिचर होता है? एसेंशियल होता है, नॉन एसेंशियल होता है, रिवेन्यू होता है, कैपिटल होता है, या लाइबिलिटी होती है? आंसर होगा ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। आंसर होगा D। अब आप यहाँ देख सकते हो कैपिटल एक्सपेंडिचर में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर में गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट इन रोड, डैम्स, एयरपोर्ट एंड एजुकेशन। ठीक है, डिसइन्वेस्टमेंट आता है, बाइंग ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर आता है, लोन टू फॉरेन गवर्नमेंट आता है, बोरोविंग फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट आता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर इन डिफेंस, मिसाइल, टैंक्स एंड एक्सेट्रा, इन सब चीज़ें आती हैं। क्वेश्चन नंबर 9, बेस्ट फिजिकल पॉलिसी टू कंट्रोल द अनएम्प्लॉयमेंट इज़। अनएम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल करने के लिए बेस्ट पॉलिसी कौन सी है? टैक्स बढ़ाना, टारगेटिंग इन्फ्लेशन, कटिंग टैक्स, राइजिंग रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर। क्या होगा इसमें, बताओ? आंसर होगा इसका कटिंग टैक्स होगा। अब देखो, आंसर होगा C, लिस्ट ऑफ पॉलिसी फॉर टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट को घटाने के लिए कौन कौन सी पॉलिसी होनी चाहिए? मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होनी चाहिए? मॉनेटरी पॉलिसी में होनी चाहिए कि इंटरेस्ट रेट घटाना चाहिए ताकि एग्रीगेट डिमांड बढ़े। फिजिकल पॉलिसी में क्या करना चाहिए? टैक्स कट करना चाहिए ताकि डिमांड बढ़े। एजुकेशन और ट्रेनिंग में इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट कम हो। जोग्राफिकल सब्सिडीज़ देनी चाहिए ताकि जो पिछड़े इलाके हैं वहाँ पे इन्वेस्टमेंट आए। फिर क्या करना चाहिए? लोअर मिनिमम वेज टू रिड्यूस द रियल वेज एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, जो मिनिमम वेजेस हैं उनको घटाना चाहिए। मोर फ्लेक्सिबल लेबर मार्केट को और फ्लेक्सिबल करना चाहिए टू मेक इट ईजियर फॉर हायर एंड फायर वर्कर्स। कैपिटल जो आपका लेबर मार्केट है उसको सुधारना चाहिए ताकि लेबर को जब भी चाहे एम्प्लॉय किया जा सके, हायर किया जा सके, फायर किया जा सके। क्योंकि अगर लेबर लॉस सही नहीं होंगे तो इन कंपनीज जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए उतना उनको इंसेंटिव नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी पॉलिसीज़ होनी चाहिए अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करने के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 10, स्लो डाउन इन इकोनॉमी हैपन्स बिकॉज ऑफ। इकोनॉमी में स्लो डाउन क्यों आता है? होम करेंसी डेप्रिसिएशन होने की वजह से आता है, लैक ऑफ बिजनेस प्रॉस्पेक्ट की वजह से आता है, लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट की वजह से आता है, या फिर ऑल ऑफ द एबव की वजह से आता है, या फिर BNC। आंसर होगा ई, BNC, लैक ऑफ बिजनेस प्रॉस्पेक्ट और लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट।
ठीक है। जब भी कभी इकोनॉमी में ऐसा हो कि जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको लगे कि ये आगे आने वाले सालों में बिजनेस प्रॉस्पेक्ट सही नहीं है, तो वो क्या करते हैं, वो इन्वेस्टमेंट कम करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इकॉनमी में स्लो डाउन आता है। तो ये बी एन सी इसका आंसर होगा। ठीक है। विच ऑफ विच ऑफ इट इज़ विच ऑफ इट इज़ नीडेड टू फाइट द स्लो डाउन। इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि स्लो डाउन से फाइट करने के लिए ज़रूरी हैं? ए सब्सिडी रिडक्शन, टैक्स हाइक, इंक्रीजिंग गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट, स्टिमुलस पैकेज, डिक्रीजिंग गवर्नमेंट बोरोविंग, चीप मनी पॉलिसी। तो सब्सिडी रिडक्शन तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर सब्सिडी रिडक्शन करोगे आप तो क्या होगा, लोगों के हाथ में पैसा नहीं आएगा, एग्रीगेट डिमांड नहीं बढ़ेगी। टैक्स हाइक, ये भी गलत है। अगर आप टैक्स हाइक करोगे तो लोगों के हाथ में पैसा नहीं आएगा और लोग डिमांड नहीं करेंगे इकॉनमी में। इंक्रीजिंग गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट, हाँ ये करना चाहिए। अगर ये करेंगे तो इकॉनमी में लोगों के पास पैसा आएगा, और अगर पैसा आ गया लोगों के हाथ में तो वो फिर डिमांड करेंगे, अगर डिमांड करेंगे तो फिर स्लो डाउन कम होगा। स्टिमुलस पैकेज बिल्कुल करना चाहिए। स्टिमुलस पैकेज, जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि पीछे हो रही हैं, जिनको कि कुछ प्रॉब्लम है, उनको अगर कुछ पैकेज दोगे आप तो वो ढंग से काम करेंगी, और अगर ढंग से काम करेंगी, प्रोडक्शन करेंगी, तो लोगों के हाथ में इनकम आएगा, डिमांड एंड सप्लाई बढ़ेगी। ठीक है। चीप मनी पॉलिसी भी करनी चाहिए, क्योंकि अगर चीप मनी पॉलिसी करोगे आप तो जब मनी की सप्लाई बढ़ेगी, अगर मनी की सप्लाई बढ़ेगी तो लोगों के हाथ में पैसा आएगा, लोगों के हाथ में पैसा आएगा तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी और स्लो डाउन कम होगा। तो आंसर होगा इसका बी। आंसर होगा इसका सी, डी और एफ। ठीक है। तो यहाँ ए नहीं होगा, यहाँ पे सी होगा। ठीक है, सी डी एन एफ। अब देख लो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 12। अभी का जो बजट पेश किया गया है उसके ऊपर ये सारे सवाल बेस्ड हैं। ठीक है। तो रिवाइड एस्टिमेट ऑफ फिजिकल डेफिसिट फॉर फाइनेंशियल ईयर 19-20 इज़ कितना % ऑफ जीडीपी? अभी जो बजट पेश किया गया है वित्त मंत्री के द्वारा, उसमें ये बताया गया है कि जो फिजिकल डेफिसिट है 19-20 का जो रिवाइज एस्टिमेट है वो जीडीपी के कितना % है? 3.8% है, 3.5, 3.6, 3.7, 3.4। आंसर इज 3.8। जो रिवाइज एस्टिमेट है फिजिकल डेफिसिट का 2019-20 के लिए वो 3.8% ऑफ जीडीपी है। क्वेश्चन नंबर 13, बजटरी एस्टिमेट फॉर फिजिकल डेफिसिट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2020, ये 2020 इसको आप कर लो, फॉर 2020 एंड 21 इज़ कितने % ऑफ जीडीपी? मतलब इस साल का जो फिजिकल डेफिसिट होने वाला है उसका बजट एस्टिमेट किया गया है, वो कितने % ऑफ जीडीपी होगा? 3.4, 3.8, 3.5, 3.6 या 3.7? आंसर इज सी, 3.5। मतलब इस साल बजट में एस्टिमेट किया गया कि फिजिकल डेफिसिट जो है 3.5% रहने वाली है। क्वेश्चन नंबर 13, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसिप्ट, इसको हम क्या कहते हैं? अर्निंग डेफिसिट कहते हैं, रिवेन्यू डेफिसिट कहते हैं, फिजिकल डेफिसिट कहते हैं, बजटरी डेफिसिट कहते हैं, या कैपिटल डेफिसिट कहते हैं? द आंसर इज बी, इसको कहते हैं हम रिवेन्यू डेफिसिट। ठीक है। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसिप्ट, यानी कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, रिवेन्यू रिसिप्ट कम है, तो क्या होगा? डिफिसिट हो जाएगा। तो ये रिवेन्यू डेफिसिट हो जाएगा आंसर इसका। इस साल का जो बजट पेश किया गया है उसमें रिवाइज्ड एस्टिमेट ऑफ रिवेन्यू डेफिसिट फॉर फाइनेंशियल ईयर 19-20 कितने % ऑफ जीडीपी है? 2.1 है, 2.6 है, 2.5 है, 2.48 या 2.7 है? द आंसर इज 2.7। ठीक है। 2.7% रेवेन्यू डेफिसिट थी लास्ट ईयर। ठीक है। लास्ट का जो फाइनेंशियल ईयर था उसका जब रिवाइज्ड एस्टिमेट निकाला गया तो 2.4% ऑफ जीडीपी निकला। क्वेश्चन नंबर 15, बजटरी एस्टिमेट ऑफ रिवेन्यू डेफिसिट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2020 और 21 के लिए कितना है? कितना % ऑफ जीडीपी है?
यानी कि जो नेक्स्ट ईयर का जो 2020 और 21 का जो साल है फाइनेंशियल ईयर, उसमें बजटरी एस्टीमेट कितना है रिवेन्यू डेफिसिट का? 2.7 है, 2.5 है, 2.8 है, 2.48 या 2.6 है? द आंसर इज 2.7। इस साल ज़्यादा रहने वाला है पिछले साल से। पिछले साल कितना था? पिछले साल था 2.4। क्वेश्चन नंबर 13, इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट किस चीज़ के बराबर होती है? रिवेन्यू डेफिसिट डिवाइडेड बाय इन्फ्लेशन, रिवेन्यू डेफिसिट डिवाइडेड बाय जीडीपी डिफ्लेटर, या फिर रिवेन्यू डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, या फिर रिवेन्यू डेफिसिट माइनस एसेट क्रिएटिंग एक्सपेंडिचर, या फिर नॉन ऑफ द एबव? द आंसर इज डी। द आंसर इज डी। रिवेन्यू, जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है वो किस नेचर का होता है? वो इस नेचर का होता है कि उससे कोई भी एसेट क्रिएट नहीं होता। ठीक है, मैंने आपको बजट की वीडियो में बता रखा है कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का नेचर वो होता है जिससे कोई भी एसेट क्रिएट नहीं होती है, ना कि कोई लायबिलिटी होती है। ठीक है, उसमें से जब हम एसेट क्रिएटिंग एक्सपेंडिचर हम घटा देते हैं तो हमें इफ़ेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट मिलता है। ठीक है, जो रियल में रिवेन्यू डेफिसिट है वो मिलता है। ठीक है, तो आंसर होगा इसका डी। अब ये कॉन्सेप्ट किसने सजेस्ट किया था? ये कॉन्सेप्ट रंगराजन कमेटी ऑन पब्लिक एक्सपेंडिचर ने ये सजेस्ट किया हुआ था। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट का जो कॉन्सेप्ट है ये रंगराजन कमेटी ऑन पब्लिक एक्सपेंडिचर इसने सजेस्ट किया था। The concept has been introduced to ascertain that the actual deficit of the revenue account after adjusting for expenditure of capital nature। जो कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर उनको एडजस्ट किया जाता है ताकि हमें ठीक ठीक पता लग पाए कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना हुआ है। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है? इसमें इस बात पे फोकस किया जाता है कि जो कंजम्पटिव कंपोनेंट ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट है उसको हम ठीक ठीक से देख पाएँ। Question number 18. According to budget, the revised estimates of effective revenue deficit for financial year 19-20 is कितने % of GDP? 1.8, 2.7, 2.8, 2.5 या 1.5? तो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट जो 1920 की थी वो कितनी थी? 1.5। ठीक है, आंसर इज ई 1.5 थी। इस साल बजटरी एक मिनट, क्वेश्चन तो सेम नहीं हो गया ना? 19-20 ये आप यहाँ 19-20 नहीं, ये आप यहाँ पे 20-21 कर लो। ठीक है, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। फाइनेंशियल ईयर 2021। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बजटरी एस्टीमेट ऑफ इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021 इज कितने % ऑफ जीडीपी? 1.9, 1.5, 2.1, 1.7 या 1.8? द आंसर इज ई 1.8। फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट किस चीज़ के बराबर होती है? ट्रेंड डेफिसिट के बराबर होती है, करंट डेफिसिट, कैपिटल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट या नॉन ऑफ द? द आंसर इज प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट का कॉन्सेप्ट क्या है कि फिजिकल डेफिसिट में से आप जब इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कर दोगे तो आपका प्राइमरी डेफिसिट आ जाता है। ठीक है, इट इंडिकेट्स द बोरोविंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट एक्सक्लूडिंग द इंटरेस्ट रेट। इसका मेन पर्पस क्या होता है? इसका मेन पर्पस ये होता है कि जो फिजिकल डेफिसिट है वो कहाँ से फाइनेंस होती है? वो बोरोविंग से फाइनेंस होती है। ठीक है, अगर आप बोरोविंग में से इंटरेस्ट पेमेंट निकाल दो, ठीक है, बोरोविंग में से इंटरेस्ट पेमेंट निकाल दो तो आपको टोटल इतना ही बोरोविंग करनी है। ठीक है, क्योंकि आपको जो इंटरेस्ट पेमेंट करना है, इंटरेस्ट पेमेंट करने के लिए तो आप कहीं से उधार नहीं लोगे ना, उसके लिए तो कहीं से उधार नहीं लोगे ना। तो ये बात है, इस वजह से प्राइमरी डेफिसिट का कॉन्सेप्ट आया है। अकॉर्डिंग टू बजट रिवाइज्ड एस्टीमेट फॉर प्राइमरी डेफिसिट फॉर 2019 एंड 20 वॉज कितना % ऑफ जीडीपी? 2019-20 का जो रिवाइज्ड एस्टीमेट है बजट प्राइमरी डेफिसिट का वो कितना है? इनमें से कितना है?
द आंसर इज ई, यानी कि 0.7% है। अब जो बजटरी एस्टिमेट है 2020-21 का, वो कितने % ऑफ जीडीपी है? वो है 0.4% ऑफ जीडीपी। आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 22, द सेंट्रल थीम ऑफ बजट 2020-21, यानी कि इस साल का जो बजट पेश किया गया उसका सेंट्रल थीम क्या है? मैक्सिमम बेनिफिट विथ मिनिमम फिजिकल स्ट्रेस, या फिर बी डिजिटल रिवॉल्यूशन, ईज ऑफ लिविंग, इंक्लूसिव ग्रोथ, या फास्टर ग्रोथ? द आंसर इज सी, ईज ऑफ लिविंग। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अकॉर्डिंग टू द बजट 2020-21? पहला है, आफ्टर जर्मनी इंडिया इज फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन जीडीपी टर्म्स। सेकेंड, seamless delivery of services by digital governance. Aspirational India, inclusive growth and caring society are three sub themes of the budget. Fourth है, improving physical quality of life through national infrastructure pipeline. Fifth है, social security through pension and insurance penetration. इन पांचों में से कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं? द आंसर इज डी, यानी कि 2, 4 एंड 5 ये स्टेटमेंट सही हैं। चलो अब एक एक करके देखते हैं। इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट इकॉनमी नहीं है जीडीपी के टर्म्स में, फिफ्थ लार्जेस्ट इकॉनमी है। कैसे? यहाँ देखते हैं हम। ये हमारे वर्ल्ड में टॉप 5 कंट्रीज़ हैं जीडीपी के टर्म्स में। तो आप देख सकते हो कि यूएसए का 21.4 ट्रिलियन जीडीपी है, चाइना का 14.1 ट्रिलियन जीडीपी है, जापान का 5.2 ट्रिलियन जीडीपी है, जर्मनी का 3.9 ट्रिलियन जीडीपी है, और इंडिया का सिर्फ 2.9 जीडीपी है। 2.9 जीडीपी के साथ ये 5th नंबर पे, ना कि 4th नंबर पे। 4th नंबर पे कौन सी है? 4th नंबर पे जर्मनी है। देन सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? सीमलेस डिलीवरी ऑफ सर्विसेज बाय डिजिटल गवर्नेंस। क्या ये सही है? और यहाँ देखते हैं। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है हमारे, द फाइनेंस मिनिस्टर सेड दैट इन यूनियन बजट, एम क्या है? यूनियन बजट का एम 3 एम है। पहला है टू अचीव सीमलेस डिलीवरी ऑफ सर्विसेज थ्रू डिजिटल गवर्नेंस। तो ये बात तो सही है। इसका मतलब फर्स्ट वाला गलत, सेकेंड वाला सही। थर्ड, एस्पिरेशनल इंडिया, इंक्लूसिव ग्रोथ और केयरिंग सोसाइटी, ये सब थीम ऑफ बजट है। क्या ये सही है? ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि जो बजट का तीन सब थीम है वो है एस्पिरेशनल इंडिया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और केयरिंग सोसाइटी, ये 3 है। तो ये आपका स्टेटमेंट क्या है? ये स्टेटमेंट नंबर 3 गलत है। स्टेटमेंट नंबर 4 क्या है? इम्प्रूविंग फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ थ्रू नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। तो आप यहाँ देख सकते हो कि बजट के जो एम बताए गए हैं उसमें दूसरा एम क्या है? टू इम्प्रूव फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ थ्रू नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। तो ये स्टेटमेंट हमारा 4th स्टेटमेंट ये हमारा सही हो जाएगा। 5th स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ? सोशल सिक्योरिटी थ्रू पेंशन एंड इनकम इंश्योरेंस पेनिट्रेशन। तो यहाँ आप देख सकते हो कि सोशल सिक्योरिटी ऑफ थ्रू पेंशन एंड इंश्योरेंस पेनिट्रेशन ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो हमारा 5th स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा। तो स्टेटमेंट कौन कौन से सही है? दूसरा, चौथा और पांचवा। ऑप्शन डी में दूसरा, चौथा और पांचवा सही है। तो आंसर हमारा डी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24, अंडर द न्यू इनकम टैक्स रिजीम व्हाट इज द रेट ऑफ टैक्स फॉर इनकम टैक्स स्लैब 7.5 to 10 लाख विदाउट अवेलिंग डिडक्शन। इनकम टैक्स का जो नया रिजीम आया है उसमें अगर आप कोई डिडक्शन नहीं लेते हो टैक्स में, तो आपको इस स्लैब में कितने रेट पे 7.5 to 10 लाख का जो स्लैब है, इनकम टैक्स स्लैब है, उसमें आपको कितने % से टैक्स देना है? 20%, 50%, 10%, 30% या 17.5%? द आंसर इज बी, 15%। जो नया इनकम टैक्स जो प्रोविज़न किया गया है उसमें
दो तरीके के लिस्ट बनाए गए हैं। आप यहाँ देख सकते हो कि एक तो है एग्जिस्टिंग टैक्स रेट, यानी कि जो नॉर्मली टैक्स दिया जाता है वो ये है, और ये नया जो अभी प्रोविज़न लाया गया उसमें ये वाला टेबल भी जोड़ दिया गया। तो अब होता क्या है ना कि अगर आपने इनकम टैक्स में अगर इन डिडक्शन लिया हुआ है, ठीक है, इनकम टैक्स एक्ट में काफ़ी सारे डिडक्शन होते हैं, अगर आपने डिडक्शन की फैसिलिटी ली हुई है तो आपको इस हिसाब से, इस इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको देना होगा टैक्स। अगर आपने कोई भी डिडक्शन अवेल नहीं किया, आपने कोई भी डिडक्शन नहीं लिया है, तो इस टेबल पे आप दिख रहा है जो आपको रेट, उस रेट से आपको इनकम टैक्स पे करना है। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या कहा गया, यहाँ क्वेश्चन में कहा गया कि आपने कोई भी डिडक्शन नहीं लिया हुआ है, तो आपको इस इनकम टैक्स स्लैब में कितने % से टैक्स देना है, 7.5 से 10 लाख के बीच में। तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा इस वाले टेबल में कि आपने अगर इनकम टैक्स डिडक्शन नहीं लिया है तो आपको इस रेट से देना पड़ेगा। तो इनकम टैक्स स्लैब कौन सा, 7.5 से 10 लाख का, तो यहाँ पे आपका 15%, ये होगा आपका आंसर। अगर आपने इनकम टैक्स में डिडक्शन लिया हुआ होता तो आपको 20% से देना पड़ता है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 25, 100% टैक्स एग्जेम्पशन टू सॉवरेन वेल्थ फंड इंटरेस्ट, डिविडेंड, कैपिटल गेन एंड capital gains income in respect to the investment made in infrastructure and other notified sector before 31st March 2024 and with a minimum lock-in period of 3 years। स्टेटमेंट नंबर हो गया ये। रीज़न क्या दिया है, टू इम्प्रूव बिजनेस रिलेशन विद दी फॉरेन कंट्रीज़। तो कहा ये है कि इस बजट में ऐसा प्रोविज़न रखा गया है कि किसी सॉवरेन वेल्थ फंड ने अगर 31 मार्च 2024 से पहले इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और 3 साल तक लगातार उसमें इन्वेस्ट किया रहा, ठीक है, मान लो अभी किया और लगभग 3 साल से लगातार इन्वेस्टमेंट अगर किया हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर और नोटिफाइड सेक्टर में, तो उस इन्वेस्टमेंट पे जो इंटरेस्ट मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा और कैपिटल गेंस होगा, उसको 100% टैक्स से एग्जम्पशन मिलेगा। ये हो गया स्टेटमेंट। रीज़न क्या दिया है, रीज़न दिया है टू इम्प्रूव द बिजनेस रिलेशन विद दी फॉरेन कंट्रीज, फॉरेन कंट्री के साथ बिजनेस रिलेशन को ठीक करने के लिए ये प्रोविज़न किया गया। तो आप बताओ स्टेटमेंट और रीज़न क्या दोनों सही हैं, क्या स्टेटमेंट सही है, रीज़न गलत है, स्टेटमेंट गलत है, या रीज़न सही है, या दोनों सही है, या दोनों गलत हैं, या फिर नन ऑफ द अबव। द आंसर इज स्टेटमेंट इज़ ट्रू, रीज़न इज फॉल। अब देखो क्या प्रोविज़न किया गया है बजट में। बजट में ये कहा गया है कि कोई भी सॉवरेन वेल्थ फंड अगर 31 मार्च 2024 से पहले लगातार 3 साल तक अगर इंफ्रास्ट्रक्चर और अदर नोटिफाइड सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करती है, तो उस इन्वेस्टमेंट से उसको जो इंटरेस्ट, डिविडेंड और कैपिटल गेन होगा, उसको 100% का टैक्स एग्जेम्पशन मिलेगा। ठीक है, और ये किस लिए किया गया है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करने के लिए किया गया है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करने के लिए और उसके अंदर इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए, ना कि बिजनेस रिलेशन ठीक करने के लिए। तो ये रीज़न गलत दिया हुआ, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ दीज आर नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा सही नहीं है। पहला, गवर्नमेंट डिफरिंग टैक्स ऑन शेयर्स हेल्ड बाय स्टार्टअप एम्प्लॉयज हेल्ड अंडर द ESOP फॉर 6 years। सेकेंड, an eligible startup having turnover up to 25 crores allowed deduction for the deduction of 100% on the profits for 3 consecutive assessment year out of 7 years if the total turnover does not exceed 25 crores rupee। थर्ड है, गवर्नमेंट गिविंग दिस टैक्स सोप अंडर द स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम। तो बताओ इनमें से 1, 2 और 3 इनमें से कौन सा सही नहीं है। द आंसर इज पहला और तीसरा सही नहीं है। ठीक है, तो होगा आंसर सी, 1 और 3। अब देखो क्या क्या प्रोविज़न किया गया है बजट में। तो बजट में ये कहा गया है कि जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं स्टार्टअप के, उनको फैसिलिटी दी जाती है ESOP की, यानी कि एम्प्लॉयज़ शेयर ऑप्शन
एम्प्लॉयज़ जो होते हैं उनको उसी कंपनी के शेयर दे दिए जाते हैं। तो जब उनको दे दिया जाता है तो उनको कुछ टैक्स में फैसिलिटी मिलती है, ठीक है। तो क्या किया गया है ना कि इस साल जो जो ये प्रोविज़न दिया गया है कि जो भी स्टार्टअप के लोग हैं उसमें अगर एम्प्लॉय हैं तो उनको 5 साल के लिए, 6 ईयर नहीं होगा, उनको 5 साल के लिए टैक्स डिफ़र कर दिया गया, यानी कि उनको टैक्स में छूट दिया गया। तो ये 6 साल नहीं होगा, ये 5 साल होगा। तो ये स्टेटमेंट गलत है। दूसरा है कि अगर आपका टर्नओवर 25 करोड़ है, ठीक है, तो आपको प्रॉफिट में 100% डिडक्शन मिलेगा फॉर 3 कंजिक्यूटिव असेसमेंट ईयर, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि ये प्रोविज़न यहाँ पे दिया हुआ है बजट में, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल सही है। थर्ड है कि ये स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम के तहत किया गया है। स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम के स्कीम के तहत तो ये स्टार्टअप इंडिया के अंतर्गत नहीं आएगा, ये टैक्स में ऐसा प्रोविज़न दिया गया है, ठीक है। तो ये 1 और 3 ये दोनों फॉल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ इट इज़ ट्रू अबाउट बजट 2020-21। पहला, इंस्टेंट अलॉटमेंट ऑफ पैन थ्रू पासपोर्ट विदाउट फिलिंग अप द डिटेल्ड एप्लीकेशन। सेकेंड है अमेंडमेंट ऑफ इन इनकम टैक्स एक्ट फॉर आधार बेस। 1 मिनट रुक जाओ, ठीक से दिख नहीं रहा ये, हाँ अब ठीक है। अमेंडमेंट इन इनकम टैक्स एक्ट फॉर आधार बेस्ड कंप्लेंट ऑन द लाइन ऑफ आधार बेस्ड असेसमेंट। थर्ड है टू अवेल टैक्स एग्जेम्पशन फॉर चैरिटी इंस्टीट्यूशन गेव टू रजिस्टर विथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। फोर्थ है द टर्न ओवर थ्रेशोल्ड फॉर ऑडिट इंक्रीज फ्रॉम एग्जिस्टिंग 1 करोड़ टू 5 करोड़ फॉर दोज MSME who do कैश ट्रांजेक्शन लेस देन 5%, ठीक है। तो इनमें से बताओ कि यूनियन बजट 2020-21 में जो प्रोविज़न दिए हुए हैं इनमें से कौन सा सही है। पहला ये है कि जो पैन का अलॉटमेंट होगा, आपको अगर पैन चाहिए तो आपको पासपोर्ट दे देना पड़ेगा, आपको कोई भी डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरना है। पहला ये स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि आधार बेस्ड इनका ये जो पहले आधार बेस्ड असेसमेंट था इसी के तर्ज पे इनकम टैक्स एक्ट में आधार बेस्ड कंप्लेन का भी प्रोविज़न किया गया है। थर्ड स्टेटमेंट ये है टू अवेल द एग्जाम्पशन फॉर चैरिटी इंस्टीट्यूशन। जो चैरिटी इंस्टीट्यूशन है उनको अगर टैक्स में एग्जाम्पशन चाहिए तो उनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के यहाँ रजिस्टर करना पड़ेगा। फोर्थ है कि अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ है, 1 करोड़ से जो अगर आप MSME हैं और आपका टर्नओवर 5 करोड़ अब अगर है तो आपको क्या मिलेगा, आपको थ्रेशोल्ड ऑडिट में छूट मिलेगी, ठीक है। तो बताओ इनमें से कौन कौन सा सही है। इनमें से पहला गलत है, ठीक है, दूसरा भी गलत है, तीसरा सही है और चौथा सही है। तो 3 और 4 कौन से ऑप्शन में, डी में है। अब देखते हैं कैसे सही है ये। जो इंस्टेंट पैन थ्रू आधार है, ठीक है, इंस्टेंट पैन थ्रू आधार ये प्रोविज़न किया गया बजट के अंदर। तो यहाँ पे पासपोर्ट नहीं होगा, ये पासपोर्ट यहाँ लिखा होता है ना, पासपोर्ट नहीं, यहाँ पे आधार है। मतलब ये कि अब आपको सिर्फ आधार नंबर देना है, आपका इमीडिएटली पैन नंबर बन जाएगा, आपको कोई भी डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा है फेसलेस अपील। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत था कि क्या कहते हैं, हाँ, कि ये जो आधार बेस्ड असेसमेंट है इसी के तर्ज पे आधार बेस्ड कंप्लेंट का एक प्रोविज़न किया गया है, ये गलत स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट असली ये है कि फेसलेस अपील का एक नया प्रोविज़न किया गया है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि आपको ऑनलाइन कंप्लेन फाइल करनी है और उसके ऊपर एक्शन ले लिया जाएगा, ठीक है। तो ये फेसलेस असेसमेंट के तर्ज पे रखा गया है। अब देखो चैरिटी इंस्टीट्यूशन इनको क्या करना है, इनको अगर टैक्स में एग्जेम्पशन चाहिए होगा तो इनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म भर के देना पड़ेगा और उसके बाद उनको क्या मिलेगा, यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, ठीक है।
और मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो इंटरप्राइजेस के लिए क्या प्रोविज़न किया गया है कि ऑडिट की जो थ्रेशोल्ड लिमिट है उसको बढ़ा करके 1 से 5 करोड़ कर दिया गया है, ठीक है। और वो एमएसएमई जिन्होंने कि 5% से 5% से कम कम कैश ट्रांजेक्शन किया हो उनको छूट मिलेगी। किस चीज़ के लिए छूट मिलेगी? उनका थ्रेशोल्ड लिमिट बढ़ा दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन अनाउंस्ड इन द यूनियन बजट 2021? A, 5% cut in custom duty on import of medical equipment to enhance the healthcare facilities. B, custom duty on footwear and furniture is reduced for improving ease of doing business and implement FTA. C, an increase in proposed national calamity contingency duty on बीड़ी, cigarettes and other tobacco products. Fourth है custom duty on newsprint and lightweight paper is enhanced. या फिर none of the above. बताओ इनमें से कौन सा सही है अकॉर्डिंग टू यूनियन बजट 2020-21 के अनुसार? इनमें से होगा आंसर नॉन ऑफ द अबव। इनमें से कोई भी सही नहीं है। अब देखते हैं कि करके हम प्रोविज़न्स ये है कि आपने यहाँ पे देखा कि कह रहा है कि 5% कट इन कस्टम ड्यूटी ऑन मेडिकल इक्विपमेंट, तो ऐसा नहीं है। जो मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, एक मिनट यहाँ देखो, हाँ, टू गिव इम्पिटस टू डोमेस्टिक इंडस्ट्री एंड टू जनरेट रिसोर्सेज फॉर हेल्थ सर्विसेज। क्या किया गया? 5% इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाया गया है। किस पे बढ़ाया गया है? जो भी आप मेडिकल इक्विपमेंट इंपोर्ट करते हो, ठीक है। बेसिक कस्टम ड्यूटी ऑन इंपोर्ट ऑफ न्यूज़ प्रिंट एंड लाइट वेट कोटेड पेपर हैज़ बीन रिड्यूस्ड। जो लाइट वेट न्यूज़ प्रिंट और लाइट वेट कोटेड पेपर है उनके ऊपर रिड्यूस किया गया है कस्टम ड्यूटी। अभी यहाँ स्टेटमेंट देखो आपके यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ स्टेटमेंट लिखा हुआ कस्टम ड्यूटी इन्हांस किया गया, तो इन्हांस तो नहीं किया गया ना, तो ये गलत है। पहला गलत है, डी गलत है, ए गलत है, डी गलत है। अब देखते हो, एक मिनट रुको। हाँ, लेबर इंडस्ट्री एमएसएमई सेक्टर है वो क्रिटिकल है फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड फॉर लो क्वालिटी। इस वजह से क्या है ना कि एमएसएमई सेक्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, इस वजह से फुटवियर और फर्नीचर में कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई है, ठीक है। फुटवियर और फर्नीचर में कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई है, तो यहाँ ये चीज़ें गलत होंगी कि जो फुटवियर और फर्नीचर है उसमें कस्टम ड्यूटी घटाई गई है। तो ये स्टेटमेंट बी फॉल्स है। स्टेटमेंट सी क्या है कि एनसी नेशनल कैलामिटी कंटिजेंसी फंड ऑन बीड़ी, सिगरेट एंड अदर, इनको इन्हांस किया गया है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। यहाँ पे बीड़ी नहीं होगा, कि बीड़ी नहीं होगा, यहाँ पे सिगरेट्स ही होगा, ओनली सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट। बीड़ी को इंक्लूड नहीं किया गया है। आप यहाँ देख सकते हो स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, एन इंक्रीज इज प्रपोज्ड इन नेशनल कैलामिटी कंटिजेंसी ड्यूटी ऑन सिगरेट, टोबैको एंड प्रोडक्ट्स। इसमें बीड़ी इंक्लूड नहीं किया गया, बीड़ी पे ये रिमेंड अनचेंज। बीड़ी पे पहले जितना ही लगता था अब उतना ही लगेगा, ठीक है। तो सारे के सारे स्टेटमेंट हमारे क्या है? गलत है। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ दीज आर ट्रू? पहला है एन अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स इज अ टैक्स that ensure that taxpayer pay at least the minimum. Second, it is not applicable on companies registered as under the Companies Act. Third, cooperative society are given option to be taxed at 22% plus 10% surcharge plus 4% cess in budget 2020. Cooperative society are exempted from AMT in budget 2020. अब इनमें से बताओ कौन कौन से सही हैं? द आंसर इज ऑप्शन डी। कैसे? द अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स AMT जो होता है वो बिल्कुल MAT की तरह होता है, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स की तरह होता है। जिस तरह कंपनीज होती हैं वो ढेर सारे टैक्स डिडक्शन और
ये सारी चीज़ें लेकर के वो क्या करती कि अपना टैक्स इतना घटा लेती कि उनका टैक्स लगभग जीरो या फिर बहुत ही मिनिमम रह जाता है। ठीक है, तो उससे बचने के लिए मिनिमम अल्टरनेट टैक्स लाया गया था, ताकि 18.5% की दर से एटलीस्ट हर एक कंपनी को टैक्स किया जाए। तो ठीक उसी तरह अल्टरनेट मिनिमम टैक्स का भी एक प्रोविज़न किया गया है। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है कि जितने भी कंपनीज़ को छोड़कर बाकी जितने लोग हैं उनके ऊपर मिनिमम टैक्स लगाया जाता है कि इतना तो आपको देना ही पड़ेगा। अगर आपने ढेर सारे एग्जाम्पशन वगैरह ले रखे हैं नॉर्मल, तो आईटी इनकम टैक्स एक्ट है, उनके अंतर्गत अगर आपने ढेर सारे डिडक्शन ले रखे हैं, इतना ले रखा है कि आपका जो इनकम टैक्स है वो बहुत ही कम हो गया है, तो उसके लिए क्या किया गया है कि आपका जो एडजस्टेड टोटल इनकम है उसके ऊपर टैक्स लगा दिया गया है। ठीक है, उसके ऊपर टैक्स लगा दिया गया, उस टैक्स को हम कहते हैं अल्टरनेट मिनिमम टैक्स। इसका मतलब ये कि इतना टैक्स आपको देना ही देना है। ठीक है, इससे आप बच नहीं सकते हैं। ये इट इज़ नॉट अप्लाइड ऑन कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट, ये भी बिल्कुल सही है। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है कि ये जो AMT है ये सिर्फ और सिर्फ कंपनीज़ को छोड़ के लगते हैं। जितने बाकी होते हैं कंपनीज़ के ऊपर सिर्फ और सिर्फ MAT लगता है, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स। ठीक है, और कंपनीज़ को जितने भी छोड़ के बाकी होंगे उनके ऊपर लगेगा AMT अल्टरनेट मिनिमम टैक्स। थर्ड, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आर गिवन ऑप्शनल टू बी टैक्स एट 22 + 10% 4% इन 2020। तो आप यहाँ देख सकते हो टैक्स बजट में ये क्या प्रोविज़न किया गया। बजट में ठीक साफ साफ प्रोविज़न किया गया कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उनके ऊपर टैक्स लगेगा 22 + 10% सरचार्ज + 4% सेस। ठीक है, विथ नो एग्जाम्पशन ऑन डिडक्शन। तो स्टेटमेंट ये थर्ड वाला ये भी सही है। कोऑपरेटिव सोसाइटी आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम AMT इन बजट 2020। तो आप यहाँ देख सकते हो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी है, इनको मिली हुई है छूट। ठीक है, AMT से। तो ये फोर्थ स्टेटमेंट भी सही है। इसका मतलब ये सारे के सारे स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन डी सही है। देन क्वेश्चन नंबर 30, इनमें से कौन सा फॉल्स है। इन बजट 2020 कंसेशनल कॉर्पोरेट टैक्स एट द रेट ऑफ 15% to newly incorporated domestic companies in the manufacturing sector which start manufacturing by 31st March 2023. Concessional corporate tax at 15% to new domestic companies engaged in generation of electricity. Third is aim of PSU disinvestment is to access financial markets and unlock the value of कंपनी बाय लिस्टिंग देयर शेयर इन स्टॉक मार्केट। इनमें से बताओ कौन कौन से सही हैं। इनमें कौन कौन से फॉल्स हैं। इनमें से सिर्फ सी यानी कि नंबर 1 फॉल्स है। अब देखते हैं बजट में क्या क्या किया गया है। कंसेशनल टैक्स रेट फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, तो ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ना, इसमें सिर्फ एक ही चीज़ गलत है। ये यहाँ 2020 नहीं होगा, यहाँ 20 या 19 होगा। 2019 में ये प्रोविज़न किया गया था, यानी इस साल नहीं किया गया था, पिछले साल किया गया था। तो सिर्फ यही गलती है, बाकी ये दोनों सही हैं। आप यहाँ स्टेटमेंट देख लो जो बजट में दिया गया था, उसमें क्या बोला गया था कि न्यू प्रोविजंस फेयर इंस्टीट्यूट इन 2019 में प्रोविज़न किया गया था कि कंसेशनल कॉरपोरेट टैक्स लगेगा 15% के हिसाब से जो भी डोमेस्टिक कंपनी है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, और जिन्होंने 31 मार्च और 2023 से मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करनी है उनके लिए। ठीक है, तो ये 2019 में हुआ था, 2020 में नहीं हुआ था। ठीक है, तो ये आज का सेशन इतना ही। कैसा लगा आपको? अगर आपको कुछ डाउट आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो, और आप अगर मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की अच्छी नॉलेज वाली चीज़ें मैं आपके लिए लाते रहता हूँ। तो चलो गाइज़, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टाटा।